हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, जिसके सेक्शन ए और बी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसा कि हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि क्लास 10th के जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे उसमें क्वेश्चन 9 और 10 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी ये अपने आप में डिटेल आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसका हमें बहुत ही ध्यान से बहुत ही डिटेल में आंसर देना है, जिससे कि सारे पॉइंट कवर हो जाएं। अब इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये क्वेश्चन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक्स क्लास 10th की बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझेंगे। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। जैसा कि हमें मालूम है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आउटकम्स क्या है कि ये जो सिटीजन्स की विशेज़ होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उसको फुलफ़िल करती है, और साथ ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आप एक लार्ज सपोर्ट गेन कर लेती हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सक्सेस कही जा सकती है डेमोक्रेसी की। पर इसका आंसर हम लोग लिखते समय ध्यान देंगे कि जो पॉलिटिकल आउटकम्स हैं हमारे, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती हैं, रिस्पॉन्सिव होती हैं और लेजिटिमेट होती हैं, वो सारे पॉइंट इसमें आ जाने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या पॉइंट लिखेंगे कि डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को ये एक ऑप्शन देती है कि वो गवर्नमेंट को बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दें। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा कि डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज पीपल्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि जो लोग देश को चलाते हैं या जो लोग गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें हम यही लिखेंगे कि दिस राइट टू चूज गिव पीपल ए सेंस ऑफ पावर विच गार्नर्स ग्रेट सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। इसीलिए जो है डेमोक्रेसी अदर फॉर्म से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या मिलिट्री रूल हो। इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में अपने लिए सपोर्ट जनरेट कर लेती है। अब इसके अदर पॉइंट हम कैसे लिखेंगे? सम अदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट मेक इट जनरेट सपोर्ट फॉर इटसेल्फ, यानी कि डेमोक्रेसी के अपने आप ही कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो उसको सपोर्ट देने के लिए काफ़ी हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, कि मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। किस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होती हैं, और वो अगर रूल करती हैं किसी देश में तो वो बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स एक्सपेक्टेशंस करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका होगा अकाउंटेबिलिटी। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी माने कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में अगर कॉमन पीपल जानना चाहें तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपेरेंसी का, कि हर व्यक्ति जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको एग्जामिन कर सकता है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके सपोर्ट का ये हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती हैं। थर्ड पॉइंट पॉलिटिकल इक्वेलिटी। ये जो है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर करती हैं पॉलिटिकल इक्वेलिटी विद इन द सिटीजन्स, कि जितने भी नागरिक हैं उन सब पॉलिटिकल इक्वेलिटी प्रोवाइड करती हैं, कि ईच वोटर्स हैज़ द सेम वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड।
चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, या उसकी कोई भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो, लेकिन वोटिंग के समय में एज ए वोटर उसके वोट की वैल्यू सेम होती है। अब इसमें हम अदर पॉइंट्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इंक्लूजन। डेमोक्रेसी accommodates social diversity. It ensures people from diverse backgrounds are included in all walks of life. Their rights are protected by law. डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा फीचर ये है कि सबको साथ लेने का प्रकृति कि डेमोक्रेसी सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर वर्ग को साथ में लेकर चलती है। तो ये इसका अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आउटकम माना जा सकता है। इसके बाद हम एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्सर ये प्रोविज़न प्रोवाइड करती हैं और ये प्रोविज़न हमारे देश में भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि लोग अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग या उनकी वर्किंग के बारे को चेक कर सकते हैं या उनकी फंक्शनिंग के बारे में जान सकते हैं थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हम लोग जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट इंक्लूड करेंगे वो राइट टू इंफॉर्मेशन का करेंगे कि पीपल कैन कीप ए चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप इस तरीके से लिखेंगे और इन पॉइंट्स को ज़रूर से इंक्लूड करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। और ये ध्यान देंगे कि 5 पॉइंट्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 5 पॉइंट्स तो इंक्लूड ही करने हैं विद डिटेल, उसके हमें कुछ डिटेल भी देने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ एन overwhelming support for the idea of democracy in South Asia. Support the statement with examples. कि साउथ एशिया में के जो मोस्ट ऑफ द कंट्री हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इसका एक हमें एग्जाम्पल के साथ इसका हमें स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल भी देना है। तो जैसा हमें मालूम है कि हमारी बुक में एक पूरी टैली दी हुई है और एग्जाम्पल में हम उस टैली को या टेबल को ज़रूर लिख सकते हैं। वो टैली जो है पेज नंबर 95 में एक टेबल दी हुई है, टेबल 1 और टेबल 2, जिसमें क्या एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि साउथ एशिया के जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज ये उनकी अपनी ही सरकार होती है। कहने का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स ओन गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल, कि मोस्ट ऑफ द जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और वो डेवलपमेंट उनका हर एस्पेक्ट में, यानी कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करना हो, सोशल इश्यूज़ हों, इसमें वो लोग कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स चाहते हैं। और साउथ एशियन कंट्रीज़ को के लोगों को ये मालूम है कि उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो कौन सी गवर्नमेंट आसानी से प्रोवाइड कर सकती हैं, इसलिए भी वो लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल। थर्ड है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि जो रूलर्स हैं वो उनके ही रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही उनके रूलर्स हों, और ये काम वो आसानी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनकर। तो थर्ड पॉइंट हम इसका लेंगे कि कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय देमसेल्व्स। और फोर्थ पॉइंट इसका लिखेंगे, डेमोक्रेसीज प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि साउथ एशिया में अगर हम सोशल डाइवर्सिटी की बात करें, उसमें इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं और उसमें एक अकेला इंडिया ही की बात कर लें, तो यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी
बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब कि सोशल डाइवर्सिटी होने की वजह से लोगों को फ्रीडम जो है या लोगों की सोशल डाइवर्सिटी को अपने आप में समेटे रखना, अपने आप में इंक्लूड किए रखना, ये काम केवल एक्सेप्ट किया जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही करेंगी। इसलिए डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। इसका तीसरा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं। फिफ्थ, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं सामाजिक विविधता को साथ लेकर चलती हैं। और सिक्स्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड निगोशिएशन। अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, तो डेमोक्रेसी उसका सॉल्व करना या उसको समाप्त करने के लिए डिस्कशन और निगोशिएशन के प्रोसीजर को अपनाती हैं, जिसकी वजह से भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। अब उस टेबल को हम लोग देखें, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग, अगर हम परसेंटेज देखें तो जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज है लोगों की चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनके देशों पर शासन करें। तो इस प्रकार हम लोग 6 या 7 पॉइंट लिखेंगे इसमें, तब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो। सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। और एक ऑप्शन और है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल, कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव पड़ा है इंडियन सिटीजन्स में, भारतीय लोगों पर, वो क्या पड़ा है। इन दोनों क्वेश्चंस में से हमें एक क्वेश्चन करना है। तो पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को जो इजी बनाते हैं, जो फैक्टर्स इजी बनाते हैं, वो 2 फैक्टर हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ा था आएगा इसमें। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम लोग इसके पॉइंट्स लिखेंगे कि किस तरीके से आज के समय में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब इसका आंसर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि टेलीकम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो शोन रिमार्केबल डेवलपमेंट। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ईमेल, वॉइसमेल etc. are used intensively to contact one another around the world. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से लिखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट होगा टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। दूसरा आएगा, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? टेलीकम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल थ्रू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कि दिस फैसिलिटीज़ हैज़ बिन facilitated by satellite communication devices. उसके बाद कंप्यूटर्स, सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि कंप्यूटर्स नाउ ए डेज कंप्यूटर एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, है ना। उसके बाद थर्ड आएगा इंटरनेट। इंटरनेट से वी कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग we want to know. Internet also allows us to send instant electronic email and talk voicemail across the world of negligible costs. जब हम ये तीनों पॉइंट दे देंगे तब हमारा ये क्वेश्चन
का आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि इसलिए ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत इजी हो चुका है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। कहने का मतलब कि जो वैश्वीकरण हुआ है उसका भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका हम आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन में, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल, कि हम लोगों को मालूम है कि लास्ट 20 और 30 इयर्स के बाद जो इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इस ग्लोबलाइजेशन ने लोगों की लाइफ को के हर एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। अब इसका एग्जाम्पल लिखते समय हम लोग फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले क्या लेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अमंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, कि ग्लोबलाइजेशन जो हमारी इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो ग्रेटर कंपटीशन अमंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर एज लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर। सबसे पहले कि प्रोड्यूसर्स के बीच में जो भी मैन्युफैक्चरर थे या जो भी चीज़ों को बनाने वाले लोग थे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ा है, और चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर हो या फॉरेन प्रोड्यूसर हो। अब इस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसी में अब एक ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। अगर हम लोग ध्यान दें कि लास्ट 20 या 30 इयर्स जो है इंडियन इकोनॉमी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। भारत में एमएनसीज़ के आने की वजह से जो प्रभाव पड़ा है उसको हम पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अमंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों पर ही ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट बना के हम लोग ये लिखेंगे। और प्रोड्यूसर्स में क्या अमंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, particularly the well off section in the urban areas as well as। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव क्वालिटी कोई भी गुड्स जो है वो इम्प्रूव क्वालिटी की ले सकते हैं, और उसके लिए जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड या लोअर प्राइसेस में उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिल सकती हैं। तो अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो नाउ कंज्यूमर enjoy improved quality and lower prices. As a result, these people today enjoy much higher standards of living. यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर्स जो हैं वो अब एक लिमिटेड प्राइस में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़रूर ही हाई हुआ है। तो पहला जो इम्पैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ग्लोबलाइजेशन का, वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पर पड़ने वाला इम्पैक्ट था। अब सेकंड इम्पैक्ट हम डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। अगर हम प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की बात करें तो जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म या एक समान नहीं पड़ा है। अब प्रोड्यूसर्स में बात करें कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जो मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं वो एमएनसीज़ हैं। तो कहने का मतलब कि आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन जो भारत में एमएनसीज़ का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एमएनसीज़ ने भारत में काफ़ी ज़्यादा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दिया है पिछले 20-30 सालों से। और ये जो है एमएनसीज़ जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उनका इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड
और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज की मेन इन्वेस्टमेंट MNCs का इसी तरीके की इंडस्ट्रीज़ में है। अब इन सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वेल ऑफ बायर्स। इसके साथ ही दूसरा प्रभाव क्या पड़ा है वर्कर्स पे कि ड्यू टू द MNCs इन्वेस्टमेंट एक तरीके से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, और साथ ही साथ जो लोकल कंपनीज थी वो सब रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगी हैं इन MNCs को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि इससे कई टॉप इंडियन कंपनीज जो हैं वो बेनिफिटेड हुई हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे कि टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन बढ़ा है अमंग द MNCs और टॉप इंडियन कंपनीज में, उसका बेनिफिट टॉप इंडियन कंपनीज ने किस तरीके से उठाया है कि उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव किया है, यानी कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और अपने प्रोडक्शन मेथड्स में चेंज किया है अकॉर्डिंगली MNCs के जो प्रोडक्शन मेथड था। कुछ टॉप इंडियन कंपनीज ने किया है कि वो जो है उन्होंने MNCs के साथ या फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भी करके लाभ उठाया है। इसका रिजल्ट क्या निकला है कि सम इंडियन कंपनीज एमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स कि ड्यू टू द चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन और चेंज इन न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ MNCs जो हैं जो कुछ भारतीय कंपनियां जो हैं वो एक तरीके से खुद भी MNCs बनकर उभर गई हैं, जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टनर्स। और इसमें जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन जो सर्विस सेक्टर है वो भी इम्प्रूव हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है वो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि किस तरीके से IT सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है कि लंदन में लंदन में प्रोड्यूस होने वाली एक मैगज़ीन, उसके जो मोस्ट ऑफ द वर्क था वो इंडिया में किया जाता है। उसके साथ ही जो हमारा अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर क्या प्रभाव पड़ा है। स्मॉल प्रोड्यूसर या तो कम्पीट कर पाए हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में या बिल्कुल पेरिश हो गए हैं, यानी कि उनका डाउनफॉल हो गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस, हमेशा उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंज का सामना किया है, यानी कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स and vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to the competition in globalization. नेक्स्ट इसका हम इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का और जो प्रेशर उसका हुआ है, प्रेशर पड़ा है, उससे कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन जरूर क्रिएट हो गई हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स। दीज डेज एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी का नियम आ गया है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स की जॉब हैं वो ज़्यादा सिक्योर नहीं रहे हैं। लार्ज MNCs बात करें, अगर गारमेंट इंडस्ट्री यूरोप और अमेरिका की बात करें तो लार्ज MNCs इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स, कि वो अपना ऑर्डर इंडियन एक्सपोर्टर्स को देखती हैं, और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं
या इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो क्वालिटी में समझौता नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो अपनी कॉस्ट में नहीं समझौता कर सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस, ट्राई टू कट, तो वो क्या करते हैं कि एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, यानी कि वो वर्कर्स के वेजेस को काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक मेथड अपनाते हैं कि जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनको परमानेंट बेस पर ना अपॉइंट करके उन वर्कर्स को टेम्परेरी बेस पर अपॉइंट करते हैं। टेम्परेरी बेस पर अपॉइंट करने की वजह से इन वर्कर्स को बहुत लंबे घंटों तक, यानी उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो लॉन्ग आवर्स तक हो जाते हैं, जबकि उसके लिए वेजेस उनको बहुत ही नॉमिनल मिलते हैं। इसके साथ ही वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर शेयर नहीं मिलता है जो ग्लोबलाइजेशन में और लोगों को मिल जाता है। द कंडीशन ऑफ हार्ड एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विस इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन में क्वेश्चन था, इसका आंसर इस तरीके से होगा। अब हम सेक्शन डी में आते हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें होते हैं। पहले तो हम लोग केस स्टडी करेंगे और उसके बाद उसको समझने के बाद फिर क्वेश्चन के आंसर देंगे। अब जैसे रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट इज सेड ऑफ पैसिव resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. Satyagraha is not physical force. A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction. In the use of satyagraha there is no ill will whatever. Satyagraha is pure soul force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called satyagraha. The soul is informed with knowledge. In it burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British worship the war god and they can all of them become as they are becoming bearers of arms. The 100 million in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. अब ये वाला पूरा जो पैसेज है वो गांधी जी के आइडिया सत्याग्रह पर बेस है कि उन्होंने किस तरीके से साउथ अफ्रीका में एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकले। अब इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर नॉन वायलेंस एंड सुप्रीम धर्म। तो गांधी जी कंसीडर नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्म बिकॉज, इसका आंसर इसलिए लिखेंगे कि सुप्रीम धर्म को, नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्म क्यों कहा गया है। बिकॉज सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स. ट्रूथ इज द very substance of the soul. That is why this force is called satyagraha. The soul is informed with knowledge. In it burns and flame of love. So non-violence is supreme dharma. इसका next question है, how was Gandhi ji satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? Question number 11.2. How was Gandhian Satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? इसका आंसर हम इस तरीके से लिखते हैं कि सत्याग्रह was not just a means of non-violent struggle, but it becomes
the philosophy of his life. By giving the concept of satyagraha, Gandhiji showed mankind to win over greed and fear by love. In this principle of non-violence, Mahatma Gandhi introduced the technique of resistance to evil and untruth. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.3, Why was Gandhian Satyagraha considered as a novel way to resist injustice? क्वेश्चन नंबर 11.3 का आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए सत्याग्रही ऑलवेज अपोज इनजस्टिस थ्रू लव. A satyagrahi will always try to describe truth and justice and must be prepared to undergo any suffering for it. He exhibits moral force upon the opponent by his own suffering. Thus, satyagrahi signifies a technique to resist any injustice in non-violent way. अब इस केस सेकंड हम क्वेश्चन नंबर 12, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहले इसको पढ़ेंगे. एवर सिंस ह्यूमन्स appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. Personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. The Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first class mail and are lifted between stations covering both land and air. The second class mail included book packets, registered newspaper and periodicals. They are carried by surface mail covering land and water transport to facilitate quick delivery of mails in large towns and cities. 6 mail channels have been introduced recently. They are called Rajdhani channel, Metro channel, Green channel, Business channel, Bulk mail channel and periodical channel. ये अगर हम इस पैसेज को ध्यान देंगे तो ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के कम्युनिकेशन से रिलेटेड पैसेज है. अब इसका क्वेश्चन नंबर 12.1 देखें. एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क. इंडियन पोस्टल नेटवर्क का रोल हमें देखना है कि वो रोल क्या है. अब इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस. इसका आंसर ये होगा कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क कौन सा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद 12.2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. ये क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट है. पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन का हमें डिफरेंस लिखना है. तो पर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन मैसेज आर कन्वे फॉर ए वन पर्सन इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन. और मास कम्युनिकेशन व्हेन इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अमंग द लार्ज कम्युनिटी और ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कम्युनिकेशन का हो गया टेलीफोनिक कॉल हो गया, लेटर हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए. मास कम्युनिकेशन के न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन, ये एग्जाम्पल हो गए. कहने का मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच जो व्यूज़ का एक्सचेंज होता है, जो विचारों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा. जबकि मास कम्युनिकेशन जब एक बहुत बड़े समूह को यानी कि एक लार्ज कम्युनिटी को
कम्युनिकेट किया जाता है, उनको सूचना प्रेषित की जाती है, तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। अब 12.3 एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ए नेशन, यानी कि एक नेशन के लिए कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्यों ज़रूरी है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में का है, तो इसका आंसर हमें 2 पॉइंट्स में लिखना होगा। इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि द वर्ड बिकमिंग श्रिंक बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ ए मेजर रोल टू प्ले इसका क्वेश्चन होगा इट हैज़ ब्रॉट ऑल रीजन्स इन ए नेशन क्लोज एंड ऑल नेशंस इन द वर्ल्ड क्लोजर। Second point, without a well-developed communication infrastructure, no nation can imagine an important position on the world. Third, in recent times, we saw how a pandemic shut the entire world and confined people to their homes. It is only due to communication that people are working from the comfort of their homes. इवन फॉर कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। और इसका क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो इसमें हमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट कवर करने पड़ेंगे, और इसका लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट कम्युनिकेशन इज़ द फ्यूल ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड रन्स। अब हमारा जो है लास्ट सेक्शन बचा है, सेक्शन ई, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट द करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। पहला, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, यानी कि जो हम लोगों का फर्स्ट पोर्शन है उसमें हमें ये कौन सा प्लेस इंडिकेट करना है कि वो प्लेस को इंडिकेट करो जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने विड्रॉ किया था, क्योंकि उस जगह पर जो है वायलेंस या हिंसा की कुछ गतिविधियां हो गई थी। अब हम जो है इसमें हम ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ये प्लेस जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का चौरी चौरा प्लेस है। तो यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे चौरी चौरा, यानी कि ये चौरी चौरा नामक स्थान पर ही गांधी जी ने जिस हिंसा की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, तो ये वाला जो प्लेस है वो चौरी चौरा है। अब नेक्स्ट, on the same given map of India, locate the following: नामरूप थर्मल पावर प्लांट और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उसमें सेकंड, राजा सासी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हमको इन सब के स्टेट मालूम है तो हम इसको बहुत आराम से इंडिकेट कर देंगे। अब जैसे हमें लोकेट करना है, ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग: नामरूप थर्मल प्लांट। फिर हम लोग एक बार मैप में चलेंगे और नामरूप थर्मल प्लांट जो है वो असम के यहाँ पर लोकेट करेंगे, और यहाँ पर हम नामरूप को इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नोएडा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी में नोएडा जो है वो लोकेटेड है, तो अब यूपी में हम जो है नोएडा को
सॉफ्टवेयर पार्क को लोकेट करेंगे। दिल्ली के बिल्कुल पास में यहाँ पे हम नोएडा को लोकेट करेंगे। ये जो है नोएडा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था, लास्ट क्वेश्चन था, राजा सांसी श्री गुरु नानक रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट अमृतसर में जो एयरपोर्ट है वो राजा सांसी है। तो अब पंजाब की में अमृतसर में हम लोग जो है इसको लोकेट करेंगे। राजा सांसी हम लोग यहाँ पर लोकेट करेंगे। इस तरीके से ये मैप का क्वेश्चन पूरा हो गया है और आप लोगों को ये सैम्पल पेपर का पैटर्न किस तरीके का आना है ये समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आंसर देने हैं ये समझ में आ गया होगा।